ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम हमारा रिश्ता जो है चीनी से है, और हमारे जो है उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, फंडिंग होता है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन सारे आरोपों को उन्हीं के पुलिस महकमे के एसएसपी ने, एमएस ढिल्लन साहब ने, जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने पूरा खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को जो मोदी जी आ रहे थे, मोदी जी को हम मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मोदी जी को क्या ये बेतुका बात कर रहे हैं? हम मुस्लिम। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। बयानबाजी जो एसएसपी साहब ने जो दिया है कि एसडीपीआई को लेकर कि अभी जो उनका जो 2 लोग पकड़ाए हैं उनको एसडीपीआई का जो है वो सरगना बताया जा रहा है, आतंकवाद बताया जा रहा है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, जो 2 लोग पकड़ाए हैं असल में वो पकड़ाए नहीं है। उन 2 लोगों को पहले तो फुलवारी करीब थाना बुलाया गया। 11 तारीख की शाम को अतर परवेज ने एक मकान किराए पे लिया था। उस मकान मालिक का नाम है जलालुद्दीन, जो खुद पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं। उनको 11 तारीख की शाम 7 बजे फुलवारी करीब थाना में तलब किया। उनको जब बुलाया गया, उनसे ये कहा गया कि हमें आपसे पूछताछ करनी है, और ये पूछताछ कहने के बहाने उनको बिठा लिया थाने में और रात तक नहीं छोड़ा। फिर जब हमारे लोग गए तो लोगों को कहा थाना प्रभारी ने कि ये ऊपर का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे साथ जो है आप ऊपर वालों से आप बात कर लीजिए। हमारे लीडर ने ऊपर बात किया एसएसपी से और थाना प्रभारी से, एडिशनल एसपी से। उन्होंने कहा कल मोदी जी बिहार आ रहे हैं 12 तारीख को, मोदी जी के जाने के बाद हम इनको जो है फ्री कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सहयोग कीजिए और वो उनको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको किसी बहाने, पूछताछ के बहाने थाना बुलाया गया, झूठ बोलकर बुलाकर हाजत में रख लिया। रात भर हाजत में रखा दोनों को। 12 तारीख को मोदी जी चले गए, उसके बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर हम लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो बात करनी है 13 तारीख को हम आपसे बात करेंगे। इलीगल डिटेंशन, बगैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी 3 दिन तक लगातार फुलवारी शरीफ थाने में उनको रखा रहा। और 12 तारीख को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 13 तारीख को जब हमारी टीम मुलाकात की, एडिशनल एसपी जो मनीष कुमार हैं, उन्होंने कहा कि आप आज शाम में 13 तारीख की शाम में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे कि हम इनके ऊपर क्या क्या आरोप है। फिर हमें पता लग गया कि ये जो है छोड़ने वाले नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे बिहार पुलिस। ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिनों के अंदर अंदर जो है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिया जो है 2047 तक भारत और भारत के मुसलमान, खासकर से एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट के लोग जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वो जो डॉक्यूमेंट जो मिले थे, क्या वो डॉक्यूमेंट वाकई में मिले थे या फिर फर्जी तरीके से बनाया गया था? कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो जो एडिशनल एसपी साहब दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो है प्रिंटेड है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से। मन गलत कहानी है ये, मन गलत कहानी है ये। और जिस डॉक्यूमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट असल में क्या है, एक एम्पावर इंडिया फाउंडेशन है। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी ने उस बुक को लिखा है, पूरी किताब है वो। असल में एक रोड मैप है वो। उन्होंने जो है कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी, तो उस रिपोर्ट में ये बताया था कि मुसलमानों की जो हालत है इस देश के अंदर दलितों से भी ज्यादा बदतर है। तो उस हालात को सुधारने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए हमें क्या करना है, तो एक रोड मैप बनाया एवरी 5 ईयर्स का मैक्रो प्लानिंग है उसके अंदर। तो 2047 तक मुसलमान खासतौर से कैसे एम्पावर होगा पॉलिटिकली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, हर एक फैक्टर में। उस पूरे बुकलेट को मैं पढ़ा हूँ उनके आरोप लगाने के बाद। ऐसी कोई भी बात वहाँ नहीं लिखी हुई है कि हम देश के अंदर जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने जा रहे हैं।
एक सवाल और मैं कहना चाहूँगा कि एसडीपीआई और पीएफआई क्या दोनों एक ही है, एक ही संगठन से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और एसडीपीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, ये राजनीतिक दल है, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हम न सिर्फ पीएफआई का बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उसका समर्थन करते हैं जो समाज के अंदर बेहतर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी दामचोस के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि अभी इसमें भीम आर्मी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क करती है, इंक्लूडिंग पीएफआई। हम उनका भी समर्थन करते हैं। आप एसडीपीआई को देखा गया है कोरोना काल के वक्त में कि बहुत ज़्यादा लोगों का मदद कर रहे थे, हर लिहाज से, पैसे से हो या फिर अनाज से हो या फिर ऑक्सीजन देना हो, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही थी तो वहाँ भी वो पहुँचते थे, उसकी टीम, एसडीपीआई की टीम पहुँची थी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखा गया कि कई लोगों को प्लाज्मा भी दिया गया था कोरोना के वक्त में। जो एसडीपीआई के जो खासकर मेंबर लोग हैं वो लोग खुद अपना प्लाज्मा जो डोनेट किए थे, जो उसमें पॉजिटिव हो गए थे वो लोग। तो ऐसे में इस तरीके का वाक़या आप लोगों के साथ पेश आ रहा है और दूसरी तरफ एक तरफ आप लोग उस वक्त आप लोग देश की जनता का मदद करते हुए आए हैं जब आर्थिक स्थिति और बीमारियों से जूझ रहा था हिंदुस्तान, उस वक्त आप लोग मदद करते हुए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर? देखिए, इसमें कोई मुझे हैरानी की बात नहीं है कि हम लोग असल में जो है वो देश की सेवा कर रहे हैं और करते रहे हैं। अभी कोरोना काल तो एक लाइव एग्जांपल है। कभी भी देश को कभी भी जरूरत पड़ी है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने, हमारे पूरे कैडर ने, एक कैडर बेस्ड नेटवर्क है, हम लोगों ने पूरे लोगों ने मिल करके ऐसे वक्त में काम किया जब लॉकडाउन का मतलब लोग समझ रहे थे कि लॉकडाउन का मतलब घर में पैक हो जाना। लेकिन सब लोग घर में पैक हो जाते तो उन लाशों को दफन कौन करता, उन लाशों को ठिकाना कौन लगाता, उन लाशों को जो है अंतिम संस्कार कौन करता। आपने देखा और बहुत सारे लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरीके से एसडीपीआई ने, इनफैक्ट मैंने खुद अपने हाथों से न जाने कितनी लाशों को ठिकाना लगाया, अंतिम संस्कार किया, रोजे रख कर हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और कफन दफन किया। हम लोग मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। मौत आनी है वो आ जाएगी, कोरोना से क्या डरना। हम लोगों ने जो है प्लाज्मा भी दिया, जिस्म का खून भी दिया और जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए, देश की जनता के लिए हम जान भी देने को तैयार हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी देशभक्ति को साबित करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो फर्जी देशभक्त लोग हैं, जो आरएसएस के और संघ परिवार के लोग हैं, ये कोरोना काल के समय में कहाँ थे, इसके दिल में छुपे हुए थे। आज जो पूरी मीडिया और खासतौर पे गोदी मीडिया और जो पूरी एजेंसी और जो ये संघ परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये ऐसे वक्त में कहाँ थे। हमने बीजेपी के कई लीडरों का जो है अंतिम संस्कार किया है, तो ये तो मौत के डर से खुद छुपे हुए थे, जिनका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। वो सेवा कहाँ प्रदान कर रहे थे कोरोना के वक्त में? कोरोना के वक्त में तो ये एसडीपीआई लोग और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग और बाकी और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग समाज सेवा कर रहे थे। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमारा रिश्ता जो है चीनी से है और हमारे जो है उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, फंडिंग होता है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन सारे आरोपों को उन्हीं के पुलिस एसएसपी ने, एमएस ढिल्लन साहब ने, जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने पूरा खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को जो मोदी जी आ रहे थे, मोदी जी को हम मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मोदी जी को क्या ये बेतुका बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कोई भी बेवकूफ इंसान समझ जाएगा। एक चीज और पता चला है यहाँ पे कि जिन दो लोग जो पकड़ाए हैं उनमें किसी एक के भाई साहब जो हैं, उनके जो छोटे भाई या बड़े भाई, जो आज से कुछ दिन पहले जो गांधी मैदान में मोदी जी का जो भाषण हुआ था उसमें बम विस्फोट में वो सम्मिलित थे। ये कहाँ तक सच है? देखिए गौहर भाई, एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है और बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ। गांधी मैदान 2013 में मोदी जी के रहते ब्लास्ट हुआ। मोदी जी सभा कर रहे थे गांधी मैदान के अंदर, 2013 में गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ। उसमें बहुत सारे आरोपी जो है थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगे। लेकिन हाल ही में 4-5 महीने पहले अभी पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, गांधी मैदान आरोपी को सबको फांसी की सजा दी गई है। आपने सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। उम्र कैद हुई है या फांसी हुई है? उम्र कैद हुई है मेरे ख्याल से।
तो सब आरोपी को उम्र कैद की सजा दे दी गई, बाकी के रेस्ट बच गए। उस आरोप के अंदर जो शामिल किए गए, जो बच गए, वो बाइज्जत बरी हो गए। तो गांधी मैदान ब्लास्ट में उनके भाई का नाम था, मैं मानता हूँ वो थे, उस नाम के अंदर वह आरोपी थे। लेकिन जब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, उनको दे दिया बरी, जमानत दे दी, तो क्या है, सबसे बड़ी गुनाह तो जो है वो जज ने किया है। जब सारे आरोपी को उम्र कैद की सजा हो गई, जो बाकी बच गए वो छूट गए, तो जो छूट गए तो वो गुनाहगार कैसे हो गए, और जो छूटे हैं उन्हीं का बेल इन्होंने लिया था। एक सवाल समझ रहे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि क्या एसडीपीआई जो जिस प्रकार बिहार के अंदर में खासकर काम कर रही है और फैलती चली जा रही है, इसके सदस्य बनते चले जा रहे हैं, लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या विपक्ष इस चीज़ों से परेशान तो नहीं है? इस मुद्दे को लेकर कहीं ब्लेम तो नहीं लगाया गया? क्या सोच रहे हैं आप इन बातों? आपने बिल्कुल सही फरमाया बहुत साहब कि अभी जो जिस तरीके से एसडीपीआई न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक वैकल्पिक राजनीतिक के तौर पे काम कर रही है, जहाँ कोई पार्टी आवाज उठाने को तैयार नहीं है, चाहे वो मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे वो दलित का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी एससी का किसी का भी मुद्दा हो, किसी के ऊपर भी जुल्म होता है, तो आप बैक टू बैक देख लीजिए, सारी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो खामोश है। सड़कों पर उतर के जद्दोजहद कौन कर रही है? तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये उनकी ताकत को देख करके, इनके जो है वो उनकी ग्रोथ को देख करके विपक्ष नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरी की पूरी जो है जो आरएसएस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो डर रही है, खौफजदा है। वो हमें डराने की नहीं बल्कि हमें जो है दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एसडीपीआई के लोग डरने वाले लोग नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भी देखा गया था केरला के अंदर में एसडीपीआई के और पीएफआई के जो ऑफिस में जो छापा मारा गया था, तो वहाँ से भी कोई ऐसी सबूत नहीं मिली थी। केरला या फिर हैदराबाद में ऐसा कुछ हुआ? भी मूठी खा रहे हैं, ईडी के रेट्स भी पड़ रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। एनआईए, एटीएस, पूरी एजेंसी को अपना जो है तोता बना लिया है। जो गवर्नमेंट कह रही है वो एजेंसी उसके इशारे पे नाच रही है। यहाँ तक जिस तरीके से एडिशनल एसपी पटना के मनीष कुमार ने कहा है, मुझे तो शक है कि वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग हैं, और या नहीं तो कम से कम उनकी पॉलिसी के ऊपर काम करने वाले लोग तो 100% है। क्योंकि एक पुलिस महकमे के लोगों को एक इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए और उसकी पुष्टिकरण करनी चाहिए। बेबुनियाद इल्जाम लगाया है, हम बहुत बार इल्जाम लगा है और बहुत बार हम जो है कोर्ट में हमें न्यायालय ने न्याय दिया है। सबसे खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे पटना के अंदर, उसमें से एक जो है पुलिस महकमे का है, वो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। वो थाना प्रभारी थे झारखंड के अंदर, जलालुद्दीन साहब। वो मकान मालिक है, अतर परवेज ने उनके मकान को किराए पे लिया था, उनको भी सिमी का आतंकवादी कह दिया। अब आप सोचिए, एक पुलिस महकमे आपके ही बिरादरी के लोग हैं साहब, आप उनको दागदार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके ही दामन दागदार हैं। एक सवाल करना चाहेंगे, पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो जेल की सलाखों में जाने को तैयार रहे। वो जो है एनआईए के निशाने पे रहे, सारे एजेंसी के निशाने पे रहे। यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी जिस तरीके का माहौल देश के अंदर में चल रहा है, जब से मोदी सरकार आई है और जब से ये माहौल देखा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे प्रोपगंडे अपनाए जा रहे हैं जो मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से फंसाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अभी जैसे हाल फिलहाल में पत्रकार जुबैर साहब को ले लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया क्योंकि सिर्फ सच्चाई के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि आप की पार्टी जो है सच का साथ हमेशा देती है तो आप पर एक तरीके का ब्लेम डालना चाहती है। आप हमेशा हिंदू मुसलमान के एकता की बात करते हैं तो वो चाहते हो कि हाँ ये एकता खंडित रहे, ये एकता न हो, इस तरीके की चीज़ों को सोचकर आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल हूबहू आपने जो कहा ऐसा ही हो रहा है। न सिर्फ जुबैर और न सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे जो भी कोई, अभी तीसरा शुक्रवार को देख लीजिए, जिस तरीके से 25 तारीख को पिछले महीने 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गुजरात के सारे आरोपी को बरी कर दिया जाए
और जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया जाए। उसके अगले ही दिन 26 तारीख को 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो रिटायर्ड डीजीपी थे श्री कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई और एक पिस्ता क्षेत्र भारती की गिरफ्तारी हुई। एटीएस ने गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया पूछताछ करने के बाद। यहाँ वो लोग तो मुसलमान नहीं है। अभी आज संजीव भट्ट कहाँ है? जेल के अंदर है। सिर्फ जुबैर नहीं और सिर्फ एसडीपीआई और मुसलमान निशाने पे नहीं है सर। कोई भी इंसान बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा वो जेल जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, उसकी फांसी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ये देश बहुत भयावह स्थिति में देश की हालात है अभी, और यही एक कारण है जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बोलने को तैयार नहीं, खामोश है। वो डर गए हैं, वो सहम गए हैं, उनको भी जान प्यारी है, लेकिन एसडीपीआई के लोग जो है उसका डीएनए अलग है। मोदी जी और आरएसएस क्या, हमारे से बाप से भी डरने वाले लोग नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे कहना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस प्रकार आप लोगों पर एक इल्जामात जो लगाया गया है, इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी एक आखिरी सवाल है, 1 मिनट। अभी जिस प्रकार जो आप लोगों के ऊपर यानी एसडीपीआई पर आरोप लगाया गया, आतंकवादी का चोला पहनाया गया एसडीपीआई को, उस मैसेज को लेकर आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देश की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि कौन दहशतगर्द है, कौन खुलेआम जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, कौन खुलेआम मुसलमानों की मारने काटने की बात कर रहा है, कौन जो है इस देश के राष्ट्रपिता का हत्यारा है। ये संघ परिवार के लोग आतंकवादी हैं और ये खुद को जो है सौ चूहा खा के दिल्ली हाई स्कूल चली जैसी वाली बात करते हैं। एक एविडेंस दिखा दीजिए कि हम लोगों ने कहीं पे भी जो है खुलेआम इस तरीके का दहशतगर्दी की हो, कभी नहीं, और ना तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है। एक बात कहना चाहूंगा कि जो सच है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सच की जीत होती है, हमेशा हुई है और इंशाअल्लाह जीत होगी। सच्चाई को परेशान किया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप